नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है। अगर आपने उन्हें नहीं सुना तो आप मेरे चैनल से उनका वीडियो प्राप्त कर सुन सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे द्वितीय पर्व का भाग 9। अगर भाग 9 से पूर्व द्वितीय पर्व के भागों को आपने नहीं सुना तो उनका वीडियो भी आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं भाग 9। चरित्रहीन प्रायः समाप्ति पर था। नारी का इतिहास प्रबंध भी पूरा हो चुका था। पहली बार उसके मन में एक विचार उठा, क्यों ना इन्हें प्रकाशित किया जाए। भागलपुर के मित्रों की पुस्तकें भी छप रही हैं, उनसे ये किसी भी तरह हीन नहीं है। लेकिन किसको लिखूं? सौरेन को, सुरेन को, विभूति को या प्रमथ को? प्रमथ पर उसे सबसे अधिक विश्वास था, लेकिन कई वर्ष हो गए उसको कुछ पता नहीं कलकत्ते में है भी या नहीं। वह कुछ निर्णय कर पाता कि अचानक एक संध्या को उसके घर में आग लग गई। नीचे के तले में एक धोबी रहता था। जिस समय आग लगी सब सोए हुए थे। पड़ोसियों के आर्तनाद करने पर ही उसकी नींद खुली। देखकर हतप्रभ रह गया। आग काफ़ी फैल चुकी थी। सबसे पहले उसने हिरणमयी देवी, कुत्ते और पक्षी को निरापद स्थान पर पहुंचाया। फिर कुछ अत्यंत दुर्लभ और नितांत प्रयोजनीय ग्रंथों और वस्त्रों को एक स्टील के ट्रंक में डाला और नीचे भागा। लेकिन आग तब तक ऊपर बढ़ आई थी। लकड़ी का घर धू-धू करके जलने लगा था। यह देखकर उसने उस ट्रंक को फेंक दिया और छलांग मारकर नीचे कूद पड़ा और खड़े होकर अग्निदाह को देखने लगा। उसके कई मित्र जो सामने के मैदान में बैठे हुए वायु सेवन कर रहे थे वहां आ गए। उन्होंने देखा शरद एकटक अपने जलते हुए मकान को देख रहा है। आकंठ सहानुभूति से भरकर एक मित्र ने कहा, शरदा, घर की चीज़ें तो वहीं रह गई। लाइब्रेरी, तेलचित्र, पांडुलिपियाँ, सब कुछ नष्ट हो गया। निसंग भाव से शरद ने उत्तर दिया, हो गया, अब क्या किया जा सकता है। एक विदेशी बंधु की पूरी लाइब्रेरी उसने थोड़े मूल्य पर खरीद ली थी। बड़े परिश्रम से घर को सजाया था। बड़ी साथ से तेलचित्र तैयार किए थे। अभागिनी नारियों का इतिहास चरित्रहीन न जाने कितने वर्षों से लिखता आ रहा था। सब कुछ को उसने अपनी आंखों के सामने भस्म होते हुए देखा और मौन खड़ा रहा। बचा सका केवल कुछ पुस्तकों को, अपनी पत्नी को, पक्षी को और प्यारे कुत्ते को। उसी समय सहसा धोबी का आर्तनाद सुना। प्राणों के भय से वह अपनी बकरी खोलना भूल गया था। शरद तुरंत दौड़ा। किसी के निषेध की उसने परवाह नहीं की। जलते हुए घर में घुस गया। सभी लोग हाय हाय करने लगे, परंतु उस क्षण आग और धुएं के कुंडल के बीच में से बकरी के बच्चे को छाती से चिपकाए हुए वह विद्युत गति से बाहर आ गया। ठीक इसी समय वह जलता हुआ घर बड़े जोर से टूटकर गिर पड़ा। फिर बचाने के लिए कुछ शेष नहीं रहा। इस अग्निदाह के संबंध में भी अनेक व्यक्तियों ने अनेक बातें कही हैं, लेकिन इसकी सूचना देते हुए उसने अपने बचपन के प्रिय साथी प्रमथनाथ भट्टाचार्य को 2 पत्र लिखे थे। इससे पहले उसने उन्हें कभी लिखा हो, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। इन पत्रों से भी लगता है कि वह बहुत वर्षों बाद लिख रहा था। अग्निदाह के लगभग 1 महीना बाद उसने पहला पत्र लिखा। प्रमथ को सूचना दे रहा हूँ
कि मैं इस देश में बीच बीच में आता रहा हूँ और भविष्य में भी आने की आशा रखता हूँ। पिछली बार जब आया था तो 2 बार प्रमथ का ठिकाना चेष्टा करने पर भी ना पा सका और इसी कारण भेंट नहीं हो सकी। मैं अच्छा नहीं हूँ क्योंकि 2 वर्ष पहले हृदय रोग से बहुत कष्ट पाया। आज भी संभवतः स्वस्थ नहीं हो सका हूँ, फिर भी पीड़ा कम है। 5 फरवरी की रात को मेरा घर द्वार सब जल गया। घर जल जाने से एक मुसीबत में पड़ गया हूँ। 1000-2000 की वस्तुएं तो गई ही, एक बहुमूल्य पुस्तकालय तथा पांडुलिपि आदि सब नष्ट हो गए। मन में सोचा था कि इनको इस महीने के अंत में प्रेस में भिजवा दूंगा। किसके ऊपर भार रखूं? यह सोचने पर अनेक बार प्रथम की बात मन में आई, लेकिन यह मन में नहीं हुआ कि वह शायद अभी कलकत्ते में है। आशा करता हूँ सब समाचार अच्छे हैं। मई माह में फिर कलकत्ता आऊँगा। 12 दिन बाद फिर दूसरा पत्र लिखा। प्रमथ, तुम्हारा पत्र पाकर आज ही जवाब लिखता हूँ। ऐसा तो नहीं हुआ। जो मेरा स्वभाव जानते हैं उनके सामने इससे अधिक कुछ कहना व्यर्थ है। बहुत बार तुम्हें मेरी याद आई है, यह मैं जानता हूँ, लेकिन जिनको याद करने का कोई प्रयोजन नहीं है, वह भी जब याद करते हैं तब तुम तो करोगे ही। मेरे भाग्य विधाता ने मेरी समस्त शास्ति से बड़ी यही शास्ति जन्म से ही जान पड़ता है, मेरे भाग्य में लिखी है। आज यदि मैं यह सोच सकता कि मेरे सभी परिचित आत्मीय स्वजन बंधु बांधव मुझे भूल गए हैं तो सुखी होता, शांति पाता। यह होने वाला नहीं है। जो मुझे याद करेंगे वे मेरी खोज लेना चाहेंगे, विचार करेंगे और बराबर मेरे पतन पर दुखी होकर दीर्घ निश्वास खींचेंगे और मेरे मर्मांतक दुख के बोझ को अक्षय कर देंगे। लोगों ने मुझसे क्या क्या आशा की थी, क्या नहीं पाया और क्या होने पर वह मुझको निष्कृति दे सकते थे, यह यदि मुझे बता सकते तो मैं चिरकाल तक उनका कृतज्ञ रहता। यदि तुम पुरानी बातें याद न दिला देते तो मैं यह सब ना कहता। मैं मर गया हूँ, यही बात किसी दिन देख पाओगे तो कहना। यह कहकर तुम दुखी मत होना। तुमसे मुझे डर नहीं लगता क्योंकि तुम जान पड़ता है मेरा विचार करने का गुरुभार लेना नहीं चाहोगे। इसी से कुछ और दिन जीवित रहने पर भी हानि होगी। ऐसा नहीं सोचता हूँ। तुम मेरे मित्र हो, शुभचिंतक हो, विचारक होकर मुझे दुख नहीं दोगे, यही आशा करता हूँ। मेरे बारे में जानना चाहते हो। संक्षेप में वह इस प्रकार है। पहला, शहर के बाहर मैदान के बीच में और नदी के किनारे एक छोटे से घर में रहता हूँ। दूसरा, नौकरी करता हूँ, 90 रुपये वेतन मिलता है और 10 रुपये भत्ता। तीसरा, दिल की बीमारी है, किसी भी क्षण। चौथा, बहुत पढ़ा है, लिखा प्राय कुछ भी नहीं। पिछले 10 वर्षों में शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और इतिहास पढ़ा है। शास्त्र भी कुछ पढ़ा है। आग से मेरा सब कुछ जल गया।
पुस्तकालय और चरित्रहीन उपन्यास की पांडुलिपि भी। नारी का इतिहास करीब 400-500 पृष्ठ लिखा था, वह भी जल गया। इच्छा थी इस वर्ष छपवाऊंगा, मेरे द्वारा कुछ हो यह शायद संभव नहीं, इसलिए सब कुछ स्वाहा हो गया। फिर कुछ करूँगा ऐसा उत्साह नहीं हो रहा। चरित्रहीन 500 पृष्ठों में प्रायः समाप्त हो चला था। सब कुछ गया। तुम्हारे क्लब की बात सुनकर अत्यंत आनंद हुआ। किसी भी तरह हो बीच बीच में लिखते रहा करो। स्वयं ही कुछ करना अच्छा है। आज के फैशन के युग में यह बात भूलना उचित नहीं है। तुम्हारा जैसा स्वभाव है उससे तुम जो इतने लोगों के साथ घनिष्ठ भाव से परिचित हो गए हो, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हमारी पुरानी साहित्य सभा की एकमात्र सदस्या निरुपमा देवी ही साहित्य सेवा कर रही हैं और सबने छोड़ दिया है, यही ना? मेरी कोई पुरानी रचना मेरे पास नहीं है। कहाँ है या नहीं है, कुछ नहीं जानता, जानना चाहता भी नहीं। एक और समाचार तुम्हें देना बाकी है। लगभग 3 वर्ष पहले हृदय रोग के प्रथम लक्षण प्रकट हुए थे। तब मैंने तेल चित्रांकन शुरू किया था, पढ़ना छोड़ दिया था। इन 3 वर्षों में बहुत से चित्र इकट्ठे हो गए थे, वे भी खत्म हो गए हैं। अंकन का केवल सामान भर रह गया है। अब मुझे क्या करना है उचित है, यदि यह बता दो तो तुम्हारे कहने के मुताबिक कुछ दिन चेष्टा कर देखूंगा। नावेल, हिस्ट्री या पेंटिंग, कौन सा फिर शुरू करूं? तुम्हारा स्नेही शरद। पत्र उसने इससे पहले भी लिखे होंगे, पर केवल 2 पत्रों को छोड़कर उनका लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। उसके जीवन में नए युग का सूत्रपात प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं 2 पत्रों से होता है। पिछले 9 वर्ष में उसके चारों ओर जो रहस्यमय वातावरण बन गया था, वह जैसे अब दूर होने लगा। उसके मन में यह विचार पैदा हुआ कि मेरी पुस्तकें भी छप सकती हैं। बड़ी दीदी का 5 वर्ष पूर्व जैसे अपूर्व स्वागत हुआ। रविंद्रनाथ ने जिस प्रकार उसकी प्रशंसा की थी, उससे निश्चय ही उसके मन से हीनता की भावना दूर हो चली थी। आत्मविश्वास जाग आया था। इस पत्र में उसने चाय की दुकान खोलने की चर्चा की है। वह सत्य है। एक दिन अचानक उसने दफ्तर के अपने साथियों से कहा, मैंने एक चाय की दुकान खोली है। साथी उसकी ओर देखते रह गए। सपनों की दुनिया में रहने वाला यह आवारा व्यक्ति क्या दुकान खोलेगा? अविश्वास के स्वर में एक मित्र ने पूछा, क्या सच? देखना है तो चलो। दफ्तर बंद हो जाने के बाद आग्रहपूर्वक वह 2-4 मित्रों को अपनी दुकान पर ले गया। घर के पास एक लकड़ी के मकान में सचमुच चाय की दुकान थी। एक मित्र ने कहा, शरद बाबू, अब आप नौकरी छोड़ दीजिए। चाय की दुकान पर स्वयं न बैठने से 2 दिन में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। शरद ने उत्तर दिया, नहीं रे, बैठना नहीं होगा। जानते हो मैंने क्या बंदोबस्त किया है? 1 टीन दूध में कितनी चीनी मिलानी होगी, उससे कितने प्याले चाय तैयार होगी, यह सब मैंने ठीक कर लिया है। सवेरे दूध का 1 टीन खरीद दूंगा। सारा दिन जितना दूध खर्च होगा, संध्या को उसी के हिसाब से पैसे ले लूँगा। यह गणित कहने में जितना सरल था, व्यवहार में उतना ही कठिन प्रमाणित हुआ। वह दुकान बहुत जल्दी समाप्त हो गई। यहाँ ये भाग
पूर्ण होता है। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।